हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन ओशियन। और आज हम बात करने वाले हैं विस्टास की बुक का लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी जो राइटर है तिसानी दोशी। वो एक राइटर ही नहीं बल्कि पोएट, जर्नलिस्ट और एक इंडियन डांसर भी हैं। और जो ये जो स्टोरी है, ये कोई रियल की स्टोरी नहीं है, ये मतलब कि जो उनकी रियल लाइफ है ना, उसके नरेटिव से इसको लिया गया है। और इसमें वो अपने जो अंटार्कटिका में वो अपने घूमने गई थी वहाँ पर, तो उनका जो वहाँ का एक्सपीरियंस था उसे उन्होंने कैसे आया इस स्टोरी में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में जो तिसानी दोस्ती होती है वो एक रशियन वेसल पर होती है, जिसका जो नाम होता है अकेडमिक सुकेल्स्की। वो उस शिप में बैठकर जो अर्थ का सबसे ठंडा प्लेस है ना वहाँ पर जा रही होती है, मतलब कि अंटार्कटिका। और वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी वाटर बॉडीज, बहुत सारे इकोसिस्टम, मतलब कि सबको पार किया होता है। यहाँ पे वाटर बॉडीज का मतलब है कि जो ओशियंस है ना, जैसे पैसिफिक ओशियन, हिंदू ओशियन, इन सारे ओशियंस को पार करके वो अंटार्कटिका पहुंची। और जब वो वहाँ पहुंचकर उस अंटार्कटिका पे अपना पहला कदम रखती है ना, तो उन्हें यह रियलाइज़ होता है कि मैंने जो अपना ये ट्रैवल में पूरे पूरे 100 घंटे लगाए हैं। और उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो वो भारत के चेन्नई में जो मद्रास है ना, वहाँ से उन्होंने जाने के लिए, अंटार्कटिका जाने के लिए वहाँ से उन्होंने अपनी जो जर्नी थी उसकी शुरुआत करी थी। तो जब वो उस जगह को देखती है ना, तो वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। वहाँ पर सिर्फ वाइट कलर ही दिख रहा होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और उन्हें वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और वैसे भी वो आइसोलेशन में हो गई थी अब, क्योंकि वहाँ पर कोई तो रहता नहीं था, तो वो जगह और भी ज़्यादा उन्हें सुंदर लग रही थी। अब हम बात करें अंटार्कटिका की, तो जो अंटार्कटिका है ना, वो आज से करीब 650 मिलियन साल पहले ना बहुत ही हरी भरी जगह हुआ करती थी। जैसे अभी वो जैसे बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है ना, तो उसमें वो बर्फ़ से ढका हुआ नहीं था। उस पर बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़ थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीज़, और फ्लोरा नाम का एक पौधा भी पाया जाता था उस समय। तो और जो वो पूरा लैंड था ना, उसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता था। और जो गोंडवाना लैंड था ना, वो बाद में आगे चलकर ना टूट गया, जिसमें से ये जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे जो देश है ये सब अलग हुए। अपना भारत भी उसी से अलग हुआ था। अब हम बात करें कि ये जो गोंडवाना लैंड था ये टूटा कैसे। तो जो जब वो धरती की जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे से खसक गई थी ना, तो उसमें बहुत ही बड़ा भूकंप सा आया था, जिस वजह से वो टूट गया था। और उस समय जब आज से हम 650 साल पहले की बात करें, मिलियन साल पहले की बात करें, तो उस समय इंसान भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो डायनासोर थे वो खुद 180 साल पहले, 180 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे। लेकिन जो 650 साल पहले जो गोंडवाना लैंड था, उस समय पृथ्वी पर कोई भी लाइफ नहीं थी, सिर्फ वहाँ पर प्लांट्स थे। और वहाँ पे जो प्लांट्स थे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि वार्म एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ पर जो फ्लोरा और फौना की जो वैरायटी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी। अब जो गोंडवाना लैंड टूटा ना, तो जो जितने भी जो वहाँ से लैंड अलग हुए, वो सारे के सारे मतलब कि जो इंडिया था वो जाकर एशिया से टकरा गया और उसमें जुड़ गया। और जो हमारा अंटार्कटिका था ना, वो नॉर्थ पोल की तरह खसकने लगा। फिर जब जो गोंडवाना लैंड था वो टूट गया ना, तो जो जितने भी उससे लैंड अलग हुए थे, तो जो भारत था वो तो समझ लो जाकर एशिया में जुड़ गया। और जो अंटार्कटिका था ना, जो लैंड अलग हुआ था, वो साउथ पोल की तरफ खसकने लगा था। और जिस वजह से जो सारे देश एक जगह स्टैब्लिश हो गए ना, तो इस तरह से जो हमारा प्रेजेंट ग्लोब है ना, इसका जन्म हुआ था। इसके बाद जो हमारी ऑथर है ना, वो 2 लाइन कहती है। जो पहली लाइन होती है, वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। जो इस लाइन का मतलब है ना, इससे जो ऑथर है ये कहना चाहती है कि ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, मतलब कि जहाँ से हम आए हैं ना, वापस हमें वहीं पे मिलना है, और एक दिन हम सबको धूल में ही मिलना है। ये चीज़ वो बताना चाहती है। फिर जो ऑथर है वो दोबारा ये कहती है कि जो हम जब उन्होंने अंटार्कटिका में मतलब कि विजिट किया था ना, तो जो वहाँ के सिग्निफिकेंस है ना, उन सबको कभी नहीं भूलना चाहिए, वहाँ की सारी बातें याद रखनी चाहिए। फिर जो ऑथर होती है वो कहती हैं कि जो अंटार्कटिका में विजिट करना ना एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, और हमें ना इन सभी चीज़ों के सिग्निफिकेंस कभी नहीं भूलने चाहिए। अब वो किस चीज़ की बात करिए इसके बारे में बताता हूँ। पहला है जो कॉर्डिलियन फोल्ड्स, इनके बारे में। कॉर्डिलियन फोल्ड्स क्या होता है, तो जब भारत जाके एशिया से टकराया था ना, तो जब तो उसकी वजह से ना जो एवरेस्ट हमारे पर्वत है और जो माउंटेन्स है, इन सबका जो निर्माण हुआ था, तो ये जो निर्माण होने की जगह थी ना, मतलब कि इसी को कैम्ब्रियन फोल्ड्स कहा जाता था। अब एक दूसरा एक और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ये जो हमारे 600 मिलियन साल पहले के जो पत्थर है, रॉक्स है ना, इनको कहा जाता था। तो ये 2 फैक्ट उन्होंने बताए थे। और ऑथर ये भी कहती हैं कि जो हमें ओजोन और कार्बन, इनके भी सिग्निफिकेंस नहीं भूलने चाहिए। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन के भी हमें सिग्निफिकेंस नहीं भूलने चाहिए। अब इवोल्यूशन का एग्जांपल तुम खुद ले सकते हो, जैसे ह्यूमन ने कैसे अपने आप को डेवलप किया, कैसे यू आदि मानव से ह्यूमन बने। और एक्सटिंक्शन का मतलब तुम ऐसे ले सकते हो, जैसे वो डायनासोर थे और जो डोडो बर्ड्स होती थी वो कैसे विलुप्त हो गई हैं, तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन से ले सकते हो तुम। जो मैंने वर्ड्स बताए, जैसे कि कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इन सभी चीज़ों के जो सिग्निफिकेंस होते हैं ना, इन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा जो हमारी ऑथर है वो हमें बता रही हैं।
ऑथर बताती है कि जब अंटार्कटिका पे पहला कदम रखा था ना, तो उन्हें इन सारे वर्ड्स जो मैंने बताए इनका भी एहसास हुआ था। फिर जो अब ये भी बताती हैं कि जब गोंडवाना लैंड टूटा था ना, तो सिर्फ भारत और बाकी सारे लैंड्स के साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था ना, उसके साथ भी हुआ था। वो भी साउथ अमेरिका की तरफ खिसकने लगा था, जिसकी वजह से जो डार्क पैसेज था वो खुल गया था, और उसकी वजह से सरकम पोलर करंट भी चालू हो गया था। अब सरकम पोलर करंट होता क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। अब ये जो सरकम पोलर करंट होता है ना, मतलब इसमें जो इसका जो काम था, वो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका थे ना, उनको एक दूसरे से अलग रखे, और जो अंटार्कटिका था उसे मतलब पूरी दुनिया से डिसोलेट कर दे। डिसोलेट का मतलब उसे लोनली रखे, मतलब कि अलग कर दे, बिल्कुल मिडल में, जो अर्थ का सबसे नीचे भाग है मिडल का, वहाँ पर उसे रखे। तो यही काम होता है। अब जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि जो हमारा मद्रास है वो काफ़ी हॉट प्लेस है, और जहाँ पर वो गई थी अंटार्कटिका, वहाँ पर लगभग दुनिया का 90% जो आइस है वो जमा हुआ है। तो ये एक हॉट प्लेस से एक कोल्ड प्लेस पर जाना बहुत ही ज़्यादा डरावना सा था, क्योंकि उन्हें उस जो वहाँ का नेचर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसकी आदत भी नहीं थी। तो इस वजह जो तिसानी दोषी है वो कहती हैं कि वहाँ पर जो कोल्ड है उसकी वजह से कपकपाहट नहीं होती है, जैसे कि तुम वहाँ जा रहे हो, इस बारे में सोच कर ही, इमेजिनेशन कर ही उनका शरीर पूरा कांप जाता है। और जो तिसानी दोषी होती है वो ये भी बताती हैं कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन, मार्केट, बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो तुम्हारे सेंसेस होते हैं ना वो भी काम करना बंद कर देते हैं, और जो तुम टाइम की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पर टाइम भी का भी कुछ पता नहीं चलता, तो टाइम की बात तो तुम भूल ही जाओ। फिर जो हमारी ऑथर होती है वो कहती हैं कि यहाँ पर बेशक जो ह्यूमंस है या फिर कोई मार्केट, बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जीव जंतु है ना, उनकी कमी नहीं है। यहाँ पे छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ों को तुम देख सकते हो, जैसे छोटों में मैजिट्स और माइजेंट्स, ये दो तरह के जो सबसे छोटे जीव जंतु होते हैं ये भी दिखते हैं, और बड़े में लेकर ब्लू व्हेल से लेकर बहुत बड़े बड़े आइस बग्स पाए जाते हैं। और अगर मैं कुछ आइस बग्स की बात करूँ तो कुछ आइस बग्स ऐसे हैं ना कि वो एक कंट्री से भी ज़्यादा बड़े हैं। अब अंटार्कटिका पे इतनी ज़्यादा खोज तो हुई नहीं है, लेकिन आज तक जितनी बड़ी खोज हुई है ना, उसमें से अगर हम देखें तो जो वहाँ का सबसे बड़ा आइसबर्ग है ना, वो लगभग बेल्जियम जितना बड़ा है। फिर जो ऑथर होती है वो ये भी बताती हैं कि जो वहाँ के दिन होते हैं ना, वो बिल्कुल 24 घंटे के होते हैं। 24 घंटे, तो अब तुम सोच रहे हो 24 घंटे तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो वहाँ पर जब गर्मियों का मौसम होता है तो पूरे 24 घंटे दिन ही रहता है, और जब ठंडियों का मौसम होता है तो पूरे 24 घंटे रात होती है। तो ऐसा वहाँ पे होता है। उसके बाद वहाँ पर ये भी बताती है कि जो वहाँ पर शांति है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर किसी चीज़ का भी शोर नहीं आता है। लेकिन हालांकि कभी कभी जो रॉक माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है वो टूटकर नीचे गिरती है, तब साउंड आता है, और जो आइस सीट्स होती है वो भी कभी टूटती है, तो कभी कभी वहाँ से साउंड्स आता है। उसके बाद जो ऑथर होती है वो ऐसा कहती है कि वहाँ पर जाकर जो उनकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना, उसके बारे में उन्हें बहुत कुछ पता चलता है, और वो उनको एक ऐसी भी बात पता चलती है जो इंसानों को लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और इंसानों को हिला कर रख देगी। क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता चल जाता है जिससे जो अंटार्कटिका में ऐसा कुछ होता है जिससे जो दुनिया है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जो अर्थ सिविलाइजेशन है उसकी बात करते हैं। जो अर्थ की एज है ना वो 4.543 बिलियन ईयर्स की है। तो और जो हमारे ह्यूमंस की एज है ना, वो अर्थ की एज के कुछ सेकेंड्स के बराबर है। मिलियन या बिलियंस की बात की है तो मैंने, तो इसलिए जब हम जो ह्यूमंस है वो अर्थ पर आए ना, तो वो सीधा सीधा उन्होंने ना अर्थ पर डोमिनेट हो गए, और वो अर्थ से जितने भी वहाँ पे तो बहुत सारे जीव जंतु है, तो उसके नेचर के खिलाफ जाने लगे, और यहाँ पर उन्होंने जो जितने भी जीव जंतु उनको लात मारकर, मतलब कि अपने सारे रिसोर्स अपने नाम कर लिए, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी, पॉल्यूशंस कर दिए, और जिससे अर्थ को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। अब जो ह्यूमंस थे उन्होंने लगातार जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको बर्न किया, जिस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर थी ना वो पूरे अर्थ के सामने जम गई, और उस वजह से जो अर्थ का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो भी बढ़ गया, और अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई। और इस वजह से 2-4 क्वेश्चन भी उठते हैं, जैसे कि जो अर्थ की इस कारण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अंटार्कटिका की जो आइस है वो क्या पिघलने लगेगी, क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एंड हो जाएगा। तो जो ऑथर होती हैं वो रिप्लाई करती हैं कि मे बी और मे बी नॉट, मतलब कि उन्हें नहीं पता कि या तो अर्थ खत्म हो गया, आइसिड्स पिघल जाएंगे, उन्हें नहीं पता। लेकिन वो ऐसा कहती है कि जो इस चैप्टर पे हम डिबेट कर रहे हैं ना, इस चैप्टर के लिए जो अंटार्कटिका है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर है ना कभी भी ह्यूमंस नहीं रहे हैं, और बिल्कुल ये प्रेस्टीज जगह है। प्रेस्टीज मतलब यहाँ पे प्योर जगह है, यहाँ पर कभी भी किसी चीज़ का कुछ नहीं हुआ, और ये जो अर्थ की जो हिस्ट्री के बारे में ना जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि जो यहाँ पे बर्फ़ है ना, बर्फ़ के नीचे बहुत सारे चीज़ें दबी हुई हैं जिसके बारे में हमें किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे बहुत सारे कार्बन पेस्टिस भी दबे हुए हैं, और जिस वजह से हमें बहुत सारी जानकारी भी मिल सकती है। फिर इसके बाद हमें ना उस प्रोग्राम का पता चलता है जिसकी वजह से जो हमारी ऑथर है ना वो अंटार्कटिका गई थी। उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। जो मतलब जो ये प्रोग्राम था ना, इसके अंदर जो हाई स्कूल के जो बच्चे थे ना उनको अंटार्कटिका इसलिए ले जाया गया था कि जो वो बच्चे अंटार्कटिका के बारे में और चीज़ें जान सकें, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकें। ये जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको अंटार्कटिका इसलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि जो ये अंटार्कटिका पे जाकर ये रिसर्च करते हैं ना, ये उनकी माइंड बिल्डअप में बहुत ही ज़्यादा
मदद करता, और ये हमारे जो प्लेनेट है उसके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और ये प्रोग्राम जो था ये पिछले 6 सालों से चला हुआ आ रहा था, और जो इसके प्रोग्राम के हेड थे ना उनका नाम था जियोफ ग्रीन। हमें ये पता चलता है ना कि जो जियोफ ग्रीन थे ना वो पहले सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड रिच और क्यूरियोसिटी सीकर्स इन सबको ना पहले घुमाया करते थे। जो जियोफ ग्रीन थे ना इन्होंने उनको घुमाना छोड़ दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि जो ये लोग हैं ये नेचर के लिए तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने जो हाई स्कूल के बच्चे थे उनको यहाँ पर घुमाना चालू किया, ताकि ये जो हमारा प्लेनेट है या फिर जो उनकी कंट्री थी उनके लिए गर्व की बात हो, उनके बारे में खोज सके, और यही जो बच्चे हैं ये आगे चलकर भविष्य बनने वाले थे और इन सब चीज़ों के बारे में ये जानने वाले थे, तो इसलिए वो उनको ले जाने की सोचते हैं। और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है ना उसको ये बच्चे सेव भी कर सकते थे। फिर हमें पता चलता है कि जो ये प्रोग्राम इसलिए इतना सक्सेसफुल था ना, क्योंकि जो ये लोग यहाँ जाते हैं ना वो जब बर्फ़ को पिघलते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है और वो हमारे लिए कितनी बड़ी हानिकारक भी बन सकती है। इसके बाद जो ऑथर होती हैं वो कहती हैं कि जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना उसमें तुम बैठकर ये सब बातें करना कि बर्फ़ पिघल रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब बहुत ही आसान है। जब तुम वहाँ पर बैठकर अच्छे से देखोगे ना अंटार्कटिका में, तब तुम्हें पता चलेगा कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद जो ऑथर है वो कहती हैं कि जो हमारा अंटार्कटिका है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंपल इकोसिस्टम है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ के बारे में जाकर एग्जामिन कर सकते हैं और उस बारे में हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी नहीं है और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर जिसको समझाने के लिए जो हमारी ऑथर होती है ना वो एक एग्जांपल भी देती है सेल माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का। ये सेल है ना जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी खासकर फूड चेन में, जो कि जो सन की एनर्जी है ना उसको कार्बन में चेंज कर देते हैं और एक एनर्जी बनाते हैं, जो कि हमारे जो इकोसिस्टम है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस है ना ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है। जो ये मैंने नाम बताया था सिंगल सेल्ड साइको प्लांक्टन का, वो प्लांट है, मतलब कि एक प्लांट सेल है, तो उसमें जो ये हमारी प्रोसेस होती है ये भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होती है। फिर ऑथर ये भी कहती है जो हमारी ओजोन लेयर अब कम हो रही है ना, अगर वो बिल्कुल कम हो गई तो इसका सीधा असर जो है वो हमारी फाइटोप्लैंक्टन पर पड़ेगा, और वो जो फूड चेन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और जिसकी वजह से ना जो हमारी जो वहाँ की बर्ड्स है जो अंटार्कटिका में रहती है उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और वो सब गायब होने भी लगेंगी। इसके बाद जो हमारी ऑथर होती है ना वो एक इंटरेस्टिंग सा मेटाफर बताती है, जिसका जो था टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। फिर जो ऑथर होती हैं वो अपनी जर्नी वाले में बताती हैं कि जैसे जब वो वहाँ जा रही थी तो जो उनका जो जर्नी थी ना वो बिल्कुल नॉलेज भरी थी, मतलब उनको हर जगह से नॉलेज मिल रही थी, और जो उनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना उस जर्नी का, वो जब अंटार्कटिका में 66.5 डिग्री पे जब उनकी जो शिप थी सोलास की वो जाकर बर्फ में फंस जाती है। भी कहाँ फंसती है, वो भी पेनिसुला टेक आइलैंड के बीच में। जो पेनिसुला होता है ना वो मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो वहाँ जाकर वो शिप फंस गई थी। तो जो उसके जो शिप के कैप्टन थे ना उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फंस गए हैं, अब हम यहाँ से तो आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ से वापस चल के हम वापस नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले ना जो वहाँ के कैप्टन थे ना उन्होंने वहाँ से एक गैंग प्लैंक नीचे उतारा। गैंग प्लैंक एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब कार्डबोर्ड टाइप की होती है, जिससे वो पानी पर चल के वहाँ पे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते थे, तो उसको उन्होंने वहाँ से नीचे उतारा था। फिर जो ऑथर होती है वो बताती है कि जब वो नीचे उतरे थे ना तो उनके पास कोटेक और ग्लेयर्स थे। कोटेक बेशक वो होती है जो मतलब कि पानी में उनको तैरने में मदद करती है। तो जब वो बर्फ़ पे चल रहे थे ना तो जो बर्फ़ थी ना वो बिल्कुल 1.3 मीटर मोटी तो थी, लेकिन जो उसके नीचे था ना वो सीधा 180 मीटर नीचे खारा पानी था। और जब वो चले जाते ना, जब उस जो वाइट कलर की जो उस वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी उसके ऊपर, तो ऐसा लग रहा था वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी और वो चलते ही जाएंगे। अब जो सॉल्ट वाटर था ना वो लिविंग और ब्रीथिंग था, मतलब इसलिए इन्होंने जो ऑथर है उन्होंने लिविंग और ब्रीथिंग का यूज़ किया है कि जो सरफेस था ना बर्फ़ का उसके नीचे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, और वहाँ पर जो बर्फ़ थी वहाँ पर जो जमी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे जो सी वेल्स जो होती है जो मतलब कि ऊपर की तरफ बैठकर सन बाथ ले रही थी, मतलब सूरज की रोशनी अपने ऊपर ले रही थी। फिर जो राइटर होती है वो ऐसा कहती है कि मुझे ये देखकर कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो नेचर बिल्कुल वहाँ पे जो था वो बिल्कुल ही बैलेंस था, और वो ऐसा सोचती है कि मैं 3 बॉडीज़ और इतने सारे इकोसिस्टम को पार करके यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ नया लग ही नहीं रहा। फिर जो हमारी राइटर होती है वो ऐसा सोचती है क्या जब जैसे पहले जो अंटार्कटिका था वो बिल्कुल वार्म प्लेस था, वैसे अगर बन गया तो बन सकता है, और तब तक क्या हम जिंदा रहेंगे, या फिर जैसे डायनासोर पूरी तरह मर गए थे वैसे ही भी हम भी मर जाएंगे। जो ये उनका सफ़र था ना अंटार्कटिका, जो कि उन्होंने जो टीनेज बच्चे थे जो स्कूल के बच्चे थे उनके साथ बिताया था, उन्हें ये बहुत ही मेमोरेबल था और उनके लिए बहुत ही यादगार था। फिर जो हमारी ऑथर होती है वो दोबारा ये कहती है कि जो हमारा जो 1 मिलियन ईयर्स के बाद ना, मतलब कि 10 लाख साल के बाद हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारा डिफरेंस आने वाला है, और जो हमारा एक दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है, और जो एक दिन में जो हमारे टीनेज बच्चे इन्होंने जो सीखा है ना इससे वो बहुत सारी जो पृथ्वी है मतलब जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंसेस ला सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को इस चैप्टर में बताया, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
अब मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे इस चैप्टर से। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो ऑथर है उनका मीनिंग क्या है, मतलब कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मैंने ऐसा इसका आंसर है जो शुरुआत में बताया था वीडियो के। आप इसका आंसर अगर समझ आया तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज अंटार्कटिका इज अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, मतलब जो अंटार्कटिका है वहाँ पर जाना क्यों मना है। यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। और हमारे एजुकेशन ओशियन चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।